जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपाइल करके आपको एक जगह पे प्राप्त होती है। उसी की डिटेलिंग आज द हिंदू की 18 मई की यहाँ पे डिटेलिंग दी जाएगी। तो हर बार की तरह चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछली बार का था वो था 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर मैंने दे रखा है अंडमान एंड निकोबार। तो इसकी डिटेलिंग भी अभी दी जाएगी, अभी आप आंसर देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चंस यहाँ पे दी गई थी वो थी प्रोजेक्ट और उसकी मिनिस्ट्री से मैचिंग की। तो यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ द एबव है और ये इसका राइट आंसर है। तो इसकी डिटेलिंग को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री से है? तो ड्रॉट प्रॉन एरिया आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल से है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर दिया हुआ है जो कि गलत है। दूसरा जो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये किससे रिलेटेड है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेजर्ट डेवलपमेंट डीडीपी प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से है। तो इस चीज़ के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस आपके सही होंगे। तीसरा जो है नेशनल वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेनफेड एरिया, ये किससे है? ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के संबंध रखता है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस डील हो पाएंगे। और इसकी जो क्लैरिटी है ये आपको लोकेशंस और इसकी डिटेलिंग में यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए अंडमान का ये पार्ट हो गया और निकोबार का ये पार्ट हो गया और इसको 10 डिग्री चैनल ये जो होती है मैप पे आप देख सकते हैं क्लियरली वो इसको सेपरेट कर रही है। अगर क्वेश्चंस आ जाए कार निकोबार को लिटिल अंडमान से यहाँ पे सेपरेट कर रही है तो भी ये राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए आपको। और ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है और यहाँ से नीचे इंडियन ओशियंस लग जाती है, ये अंडमान सी लग जाती है। बात करी जाए तो सैडल पीक यहाँ पे मिलती है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान में इसके डिवीजन हो जाते हैं। किसके? अंडमान निकोबार के। तो अंडमान का जो पार्ट है वो यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड है। ये भी नॉर्थ टू साउथ अगर आ जाए तो इसको भी आपको नहीं भूलना है। ये यहाँ पे मैं डिटेलिंग दे दिया। निकोबार आइलैंड में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वो बम्पोका, ननकोवा, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये लास्ट पॉइंट आपका। तो ये लिटिल निकोबार, कचाल, तराशा, ये सारे आइलैंड इंपॉर्टेंट है। कहाँ के? ये निकोबार आइलैंड के ये हैं। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरह, देखते हैं क्या डिटेलिंग आज की पीआईबी न्यूज़ की है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पीआईबी न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट जो है चेयर किया है कौन? आपके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी चेयर किए हैं। और जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। इससे कई प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं। तो यहाँ पे आईटी हार्डवेयर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है और इसकी जो बजटरी एलोकेशंस है वो 17,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे आईटी फील्ड में भी लाने की ज़रूरत है यहाँ पे, और जिसके कारण इसको इंक्लूड किया गया है स्कीम 2.0 में। और 17,000 बजटरी एलोकेशंस के साथ इसको लेकर आगे जाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? जो भी आपके फ़ोन्स होंगे, जो भी लैपटॉप होंगे, यानी गैजेट आईटी से रिलेटेड सारे को इस स्कीम में प्रोडक्शंस को लेके यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और आपको अगर प्रोडक्शंस करते हैं तो रिबेट भी आपको मिलेगी। दूसरी जो आ रही है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे हैं किसके? रेलवे प्रोजेक्ट जिसका कीमत 8,000 करोड़ के आसपास है और ये उड़ीसा में इनोग्रेट किए हुए हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चीज़ें चली हैं। और ये कौन सी ट्रेन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ कहाँ चलेगी? ये पुरी से लेके हावड़ा आपको कोलकाता को जोड़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। और एक फास्टर, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट ट्रेवल एक्सपीरियंस करेगा जो भी इस पर सफ़र करेगा। और देश की बात करी जाए तो प्रमोट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। तो इस रीजन की डेवलपमेंट होंगे और देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो अगर किसी भी स्टेट का कुछ डेवलपमेंट होता है तो इनडायरेक्टली देश से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और उसको अप्रेज किए हैं, यहाँ पे साइन किए हैं क्या? प्रोजेक्ट
कोलाबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड वर्ल्ड WHO। तो इनके बीच में साइनिंग हुई है ये प्रोजेक्ट कोलाबोरेशन एग्रीमेंट, और DHR और WHO के बीच ये चीज़ें चली हैं। तो ये प्रमोट करेगा क्या, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी यहाँ पे ये एसेस कर रहा है। किस फील्ड में, फॉस्टर करेगा, रिसर्च करेगा, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग भी तैयार करेगा। तो ये हेल्थ के फील्ड में जो भी असिस्टिव डिवाइस है उसकी यहाँ पे उस चीज़ को लेके यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ। देखते हैं किस तरीके से ये डेवलप होती है भारत में और लोगों को सहायता पहुँचाती है। आज की अगर असिस्टिव डिवाइस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं अगर छोटा सा स्टेंट हम लेते हैं जो आपके वेन्स में, आर्टिलरीज में कहीं कहीं इसको डाला जाता है, जो भी नर्व ब्लॉक हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण बहुत सारी हार्ट की भी समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो उस सब चीज़ को डील करने के लिए यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव डिवाइसेस का उपयोग यहाँ पे होता है। तो ये वही डिवाइसेस हैं असिस्टिव जिसके कारण कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता हुआ नज़र आएगा। यूनियन कैबिनेट यहाँ पे चेयर किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो आज अप्रूव करेंगे साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके किसके बीच, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI और चार्टर अकाउंटेंट ऑफ मालदीव। तो मालदीव का चार्टर अकाउंटेंट और इंडिया का चार्टर अकाउंटेंट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU साइन किए हुए हैं, जिसके कारण आपस में सारी चीज़ें अच्छे से म्यूचुअल कोऑपरेशंस होंगे और इनमें एडवांसमेंट आएगी। इनके नॉलेज, प्रोफेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी बातें यहाँ पे करी जाएंगी। तो इस सब चीज़ की बढ़ावा दी जाएगी और सपोर्ट कर रहा है इंडिया कहीं ना कहीं मालदीव को। देखते हैं क्या किस हद तक ये चीज़ें आगे निकल के आती हैं। प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जो आपको डिटेलिंग दिया था उसकी यहाँ पे हम डिटेलिंग को अभी देखेंगे, जो 17,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्च करी है। तो उसकी क्या है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कि मैं आपको बता रहा था, और 70% CAGR इन लास्ट ईयर ये चीज़ें हुई हैं। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये चीज़ें अच्छी बात है, और इस ईयर बेंचमार्क को, प्रोडक्शंस को क्रॉस करने की भी बातें बोली जा रही हैं। इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हो गई है। ये चीज़ें अच्छी बातें हैं। इंडिया भी एक्सपोर्ट फील्ड में मोबाइल के डिवाइसेस के आ रहा है। तो देश की कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशंस के फील्ड में यहाँ पे हम आगे जाते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स क्रॉस्ड किया हुआ है यहाँ पे मेजर माइलस्टोन 11 बिलियन USD। तो एक अच्छी बातें हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की बातें करी गई हैं, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के रूप में हम डेवलप धीरे धीरे हो रहे हैं। किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, डिवाइसेस के फील्ड में। तो यहाँ पे बिल्डिंग करेगा प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है PLI, मोबाइल फ़ोन्स को यहाँ पे आगे ले जाने की बात करी जा रही है, जो भी डिवाइसेस हैं उसको कवर किया है। तो ये जो PLI स्कीम है 2.0 IT हार्डवेयर को इंक्लूड करके ले जा रहा है। इसका साइलेंट फीचर अगर देखें तो कवर करेगा लैपटॉप को, टैबलेट को, ऑल इन वन PCs को, सर्वर्स और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर डिवाइसेस। तो जो भी छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, जो स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर डिवाइसेस हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चंस अगर UPSC बनाता है तो आपकी क्लियरिफिकेशन सही होनी चाहिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने डाला है। तो बजट का एलोकेशन 70,000 और जो स्कीम चलेगी वो 6 साल के आसपास की स्कीम चलेगी। यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शंस 3.35 लाख करोड़ के आसपास दिखाई जा रही है। इन्वेस्टमेंट 2430 करोड़ दिखाई जा रही है, और इंक्रीमेंटल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 75,000 लोगों को जॉब देने की भी बातें यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। तो ये थी आपकी प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आशा करते हैं सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी और क्लियर भी चीज़ें हो गई होंगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्या क्या कवर करता है ये भी पूछ सकता है, कितनी बजटरी एलोकेशन है, टाइम पीरियड कितनी है, ये सारी चीज़ें आपका इसमें पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसकी डिटेलिंग अलग से दी। चलिए आगे देखते हैं, और ये PIB का जो न्यूज़ है उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो PIB का न्यूज़ है वो क्या है, 11 ग्लोबल टेलीस्कोप यहाँ पे डिटेक्ट किया है क्या, ब्राइटेस्ट फ्लेयर ऑफ द सेंचुरी ओल्ड ब्लेजर। तो ये जो स्पेस में ब्लेज हुई है, एक नई प्रकार की फ्लेयर निकली है, रोशनी निकली है, उसको यहाँ पे सेंचुरी ओल्ड बोली गई है, और 11 टेलीस्कोप यहाँ पे इसको डिटेक्ट करी है, जिसमें से आपका एक
लद्दाख में स्थापना किया हुआ हेनले टेलीस्कोप भी है। तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप ये कहाँ लोकेटेड है? लद्दाख में, और इसको हेनले के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, लद्दाख के हेनले में हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। दूसरी जो न्यूज आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी DPW यहाँ पे जो है ये सेलिब्रेट कर रहा है क्या? GAAD। ये क्या है? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। तो ये विश्व में अवेयरनेस पहुंचाने की बात करी जा रही है। अब ये किस दिन? 18 मई। तो आज के दिन ये चीज़ें चलाई जाएंगी। और इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की, तभी जाकर कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पे निकल के आएंगी। बात करी जाए अगर देश में किसी भी कंट्री में अगर एक रेशियो का तबका जो है, एक पॉपुलेशन की जो रेशियो है, सपोज़ अगर डिसेबल्ड है, अगर उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भविष्य में। ये सारी चीज़ों पे ध्यान रख के गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है और इसको अच्छे रूप में यहाँ पे लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक एडिटोरियल का न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टाइमली कॉशंस इसका हेडलाइन है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दिया है, किस पे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पे, कि आप ऐसा एटमॉस्फियर फियरफुल का न तैयार करें जिससे ये प्रॉब्लम निकल के आए। और बात करी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस सजेशंस में क्या दिया है कि आप किसी भी प्रकार का कोई वातावरण ऐसा न तैयार करें जो किसी भी प्रकार से इलीगल हो, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस और एलिगेशंस चल रही हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे, अपोनेंट पार्टी पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि जो करेंट रेजीम है इसमें ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। तो इस करेंट रेजीम में जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सजेशन देती हुई सुप्रीम कोर्ट दिख रही है कि आप जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, खास करके अपोनेंट वाली जो पार्टी है उन पर देखने को ये चीज़ें मिल रही हैं। तो बेंच यहाँ पे यही चीज़ें पॉइंट आउट की है और बताई है। ऑब्जर्वेशंस में क्या क्वेश्चंस हुआ है? तो ये पहला चीज़ है कि ये ट्रांसग्रेस कर रही है लिमिट ऑफ लॉफुल इन्वेस्टिगेशंस और वार्निंग अगेंस्ट लेटिंग परसेप्शंस। तो ये चीज़ों को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका डराने के रूप में पॉलिटिकल जो भी MP MLA हैं अपोनेंट पार्टी के, उसका उपयोग आप गलत तरीके से कर रहे हैं। दूसरी फैक्टर ये बोल रहा है यहाँ पे कि जितने भी लोगों को यहाँ पे केस में डाला जा रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इंक्वायरी कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी को मेंबर नहीं है, बीजेपी के मेंबर नहीं हैं और उनको समन भेजा जा रहा है ED के द्वारा। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है और उनको अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बातें नहीं है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर आप अपने फ्रेमिंग लॉ एंड ऑर्डर को नहीं फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत देने वाली बातें हैं। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शंस होने वाला है, वहाँ पे भी एजेंसियाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर लगा दी गई हैं। ऐसी बातें वहाँ पे स्टेट ऑफिसर्स देखने को मिल रहा है, वहाँ पे कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का भी ऐसा ही कुछ कहना है ताकि उनको प्रॉब्लम न हो, इलेक्शंस में ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं। एजेंसी एडवर्स नोटिस इज अनयूजुअली हाई। तो जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ये जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे अनयूजुअली हाई जो है नोटिस देते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को डराते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजर कंप्लेन की बात करें तो यहाँ पे अपोजिशंस इस पे इलीगल पॉलिटिसाइजेशंस की बात करी गई है और इन्वेस्टिगेशंस जो चल रहा है वो पर्सोनल हेडिंग एजेंसीज को लेके यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी पार्टियाँ एक साथ निकल के आ रही हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस और पॉलिटिकल विच हंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि हम कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेके यहाँ पे हमें
इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अपने आप से कार्य कर रहा है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं इन सब चीज़ में। ये क्या क्या चीज़ें देखता है, तो करप्शंस एलिगेशंस एक कॉमन कॉज बन गया है किसी भी पॉलिटिशियंस को उसकी चीज़ को देखने के लिए, जिसके कारण कोई भी स्कैम स्कैंडल ये अनकवर करता है। तो इसका जो काम है, किसी भी प्रकार से फिनेंशियल अगर आप करप्शंस करते हैं, इलीगल आप चीज़ों को कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, तो उसका प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा और ईडी उसकी जांच करने का हकदार है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उसी की यहाँ पे जांच करता है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। तो एंटी करप्शंस प्रोब कर सकता है और सेपरेट केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो आया था, इस एक्ट के तहत यहाँ पे कार्य करता है। आगे जो बात इसमें बोली जा रही है, नो प्रॉब्लम विद द स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन द सब्जेक्ट। अगर बात करी जाए इसके लॉ की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अंदर इसकी पावर और लॉ की, तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रांग लॉ नहीं है कि अच्छे से आप किसी भी पॉलिटिशियंस को इसमें सही से जज करें और सही से उनको सज़ा भी दिलवा सकें। तो कोई भी क्राइम भी निकलता है तो कोई भी स्ट्रांग यहाँ पे पनिशमेंट यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है, कोई स्ट्रिंजेंट लॉ इस सब्जेक्ट पे नहीं बना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ऐसा यहाँ पे एडिटर बोल रहे हैं। करेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट मात्र 2 साल के लिए हुई थी 2018 में, लेकिन इसको क्या किया गया, अभी रिसेंटली बढ़ा दिया गया है और बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंक्वायरी रखी और इससे जवाब मंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब मिला कि नवंबर 23 तक ये चीज़ें चेंज कर दी जाएंगी। तो अभी आज के बात करी जाए तो कौन से ईडी के हेड हैं उनका नाम कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर दीजिए। तो कमेंट सेक्शंस में देंगे तो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफन ये कहती है कि हम जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो लॉफुल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो लॉफुल ही करेंगे और इलीगल तो आप करने नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वही गवर्नमेंट बोल रही है कि जितने भी लोगों को करप्शंस और इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से केसेस करे गए हैं वो एजेंसी अपने हिसाब से करी गई है और इसका एक पॉजिटिव बैकड्रॉप है और एजेंसी अपना कार्य कर रही है सुचारू रूप से। अब देख लेते हैं बैकग्राउंड न्यूज़ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की क्या बैकग्राउंड न्यूज़ है। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हम इसको कैसे डील करेंगे। बात करी जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की, तो यह एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, एक एजेंसी है, ध्यान रहे, और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो लॉ को इन्फोर्समेंट कराने की एजेंसी है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये अगर किसी भी प्रकार का क्राइम होता है, इकोनॉमिक क्राइम इंडिया में, किस किस को लेके, मान लीजिए करप्शंस को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखती है। तो ये किसके अंडर में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ से याद रहना चाहिए। देखिए यूपीएससी आपको स्टेटमेंट ऐसे ही बना के देगी और वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को अल्टर कर देगी, चेंज करके, और वहाँ पे व्यक्ति फंस जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर यूपीएससी क्वेश्चंस वहाँ से बनाती है तो आपकी क्लेरिफिकेशंस यहीं पे हो जानी चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आप इन चीज़ों को क्लेरिफाई करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिलेमा में, इल्यूजन में अपने माइंड को तैयार कर रहे हैं और एग्जामिनेशंस पीरियड में और क्लास पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को आप रॉन्ग डील करते हुए नज़र आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लेरिफाई करके ही आगे जाए। तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस क्या है कि यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत ये आता है। कौन? आपका ईडी। तो ये चीज़ें याद रखना चाहिए, डिपार्टमेंट क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, इसका काम क्या है। और बात करी जाए इसके केसेस की, तो अभी रिसेंटली जो केस आंकड़ा आप देख सकते हैं, 23 पीपल को बस चार्ज किया गया है, कन्विक्टेड पाया गया है। लगभग 5,500 केस रजिस्टर्ड करने के बाद किसमें? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये 2002 का एक्ट है। एक्ट भी कई बार पूछ दिया है किस साल में आया हुआ है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओरिजिन ऑफ ईडी की हम बात करें तो ये आपका 1 मई 1956 को इसका ओरिजिन होता है। इन्फोर्समेंट
यूनिट के रूप में इसका फॉर्मेशंस होता है। 1957 में ये यूनिट रीनेम किया जाता है इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट। तो ये 1957 में इन्फोर्समेंट करा जाता है। और फॉर्म की बात करी जाए तो 1956 में इसका फॉर्मेशंस होता है। तो लीगल पर्सनालिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करती है यहाँ पे। और इसकी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ये 2 की फैक्टर को ध्यान में रख के यहाँ पे कार्य करता है। तो पहला क्या है, फेमा जो आपका इम्पोर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाता है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, पीएमएलए एक्ट। और तीसरा जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, तो ये FEOU का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरीके से ये 2 की एक्ट का इस्तेमाल करके इसका उपयोग करता है और लोगों को जांच करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल किस पर निकला हुआ है। तो ये जो प्रिडिक्टेबल काउंटर है वो किसको लेके यहाँ पे है, तो क्या प्रिडिक्ट कर रही है और उसको काउंटर किया जा रहा है प्रिडिक्ट को लेके, उसी की बातें बोल रही हैं। याद होगा आपको फ्रेंड्स, जब ही रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, तो ये यूएस डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को निकाला और ऐसा बोला कि जो इंडिया में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम है वो बहुत हद तक मार दिया गया है, डिमिनिश हो चुका है। तो ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट किया है इंडिया पे। तो इंडिया को ये चीज़ों पे यकीन नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, ऐसा कैबिनेट रिस्पॉन्ड करी। तो इंडियन कैबिनेट इस पे, इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करी कि ये चीज़ें जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं गलत दर्शा रही हैं, गलत तरीके से ये चीज़ें पेश करी गई हैं। और इसकी जो रिपोर्ट है वो एंटनी ब्लिंकेंस के द्वारा रिलीज करी गई है। तो एंटनी ब्लिंकेंस कौन है, क्वेश्चन अगर पूछ दे किसी भी स्टेट विशेष में, तो ये क्या है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। बात करी जा रही है इस डॉक्यूमेंट में क्या है, तो इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं हेट स्पीच की बातें बोली गई हैं, लीडर के द्वारा पूरी कंट्री में फैलाई गई हैं, खास करके जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसकी भी बातों को यहाँ पे बोला गया है। तो इस रिपोर्ट में यही सारी चीज़ें रखी गई हैं और इस रिपोर्ट में जो मेजॉरिटेरियन ट्रेंड है उसको ज़्यादा सपोर्ट देने की भी बातें यहाँ पे बोली गई हैं। अभी रिसेंटली रैंकिंग की बात करी जाए तो इंडिया की 8th रैंकिंग है 162 कंट्री में। ये रिस्क ऑफ मास किलिंग में यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये एक सीरियस एलिगेशंस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस पे क्या बोलती है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे बोली गई है ये एक गलत इन्फॉर्मेशंस है, फ्लॉड है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी गलत है। यहाँ पे ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसमें रिस्पॉन्ड करी है इन सब चीज़ों को लेके। तो ये बातें बोली गई हैं ऑफिशियली कि ये मोटिवेटेड और बायास्ड चीज़ें हैं, ये क्लियरिटी इसमें नहीं है, कोई भी ट्रूथनेस नहीं है। और रिजेक्शंस ऑफ द रिपोर्ट करी गई है इंडिया के पास्ट रिएक्शंस में। तो इंडिया का जो पास्ट का कैरेक्टर है, पास्ट का नेचर है, पास्ट का जो स्टेज प्लेटफॉर्म इंडिया ने बनाया था इंडिपेंडेंस के बाद, उस आधार पे इसको रिजेक्ट किया गया है, न कि 14 से लेके 23 के आधार पे इसको रिजेक्ट किया गया। तो रिजेक्ट करने के लिए तो आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर कोई रिपोर्ट आता है कंकरेंट सिचुएशंस पे तो उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ कहाँ तक चीज़ें सही हैं इसके बारे में सोचने वाली बातें हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ये चीज़ों का यहाँ पे जिक्र है, ये चीज़ें निर्माण करी हैं और जिसके कारण यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट यहाँ पे इस चीज़ों को जारी किया। तो रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, ये चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं, बहुत क्रिटिकल होती हुई जा रही हैं और ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और फ्रैंकली इसमें बात करी जाए तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की भी ज़रूरत आ रही है।
यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है क्या बोला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है क्लियरली कि कहीं ना कहीं ये जो यूएस की गवर्नमेंट है वो अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स, अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि अब जो है यूएस में जो इलेक्शंस 4 साल के होते हैं, तो 4 साल का पीरियड समाप्त हो चुका है, अब वहाँ पुनः इलेक्शंस आने वाले हैं। तो जिसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पे क्लेम किया है कि ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है, जिसके कारण ऐसा रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करा गया है, ऐसा रिपोर्ट में बोला गया है। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। गवर्नमेंट ये भी चीज़ें देखता है कि जो चीज़ें स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ बीन शेयरिंग ऑन इट्स क्रिटिसिज्म, तो ये स्टेट डिपार्टमेंट जो है क्रिटिसिज्म के लिए जानी जाती है, आल्सो रिकॉग्नाइज कर रही है इस सब चीज़ को, और इट हैज़ नॉट प्लेस्ड इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में जो रिकमेंडेशन दी थी रिपोर्ट कि इनको रखना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंसर्न में हमको नहीं रखा गया है। इसी से ये पता चलता है कि जो USCIRF की रिपोर्ट ने इस रिपोर्ट ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी, उसके कारण ये चीज़ें कि हमको इस कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा जाए, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं रखी गई हैं, ऐसी चीज़ें बोली जाएगी। तो आखिर क्यों नहीं रखी गई हैं, वो भी उसको बेस बना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। बात करी जा रही है मोदी की, तो यहाँ पे मोदी जो है लेटर लिखे थे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, नेचुरल इंस्टिंक्टिव लव है लोगों के पास, और इस डाइवर्सिटी को लेके इंडिया आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी चीज़ें बातें बोली गई हैं यहाँ पे। तो इनकरेक्ट चैलेंजेस इंडिया के सामने यहाँ पे है, रेपुटेशंस की भी बातें बोली गई हैं, इंडिया की रेपुटेशंस कहीं ना कहीं ब्लर होती नज़र आ रही हैं, फेड होती नज़र आ रही हैं। इंडिया की रेपुटेशंस अभी तक जो ग्लोबली बनी थी वो कहीं ना कहीं फेड होती नज़र आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल रही है। एडिटोरियल यहाँ पे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रेपुटेशंस का भी क्वेश्चंस यहाँ पे खड़ा हो रहा है, और इसको रेमेडी देने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है, तभी कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली ये दूसरा एडिटोरियल है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिसेंटली बात करी जाए तो आपका ये बेंच का डिसीजन है, यहाँ पे मैं बेंच का डिसीजन यहाँ पे रख दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बेंच का डिसीजन है ये। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जो जजमेंट आया है बेंच के डिसीजन में, ये दूसरा एडिटोरियल है। तो बेंच का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया उस पर क्या अपना नोशन दिया, क्या अपना जजमेंट दिया, उसकी डिटेलिंग को हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इम्पोर्टेंट जजमेंट डिलीवर किया है पिछले वीक भी। तो पहला जो केस निकल कर आ रहा है वो क्या है कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है और नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के, उनके द्वारा हेड नहीं किया जाता है, ये बताया गया, और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सही बात है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि ये जो सिविल सर्विसेज एम्प्लॉई हैं, कहाँ के, दिल्ली के, तो जो भी दिल्ली के सिविल सर्विसेज एम्प्लॉई हैं, इन पे पिछले कई महीनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ये किसके अंडर में है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में है या फिर आपके स्टेट दिल्ली यूटी के अंदर में है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो कि अपने जजमेंट में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। इनकी सारी फंक्शनिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग और इनकी सारी की सारी चीज़ें आपको दिल्ली गवर्नमेंट ही तय करेगी। तो ये पहला जजमेंट का केस आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। और बात आती है दूसरा केस की।
तो दूसरा केस इन्वॉल्व हुआ है वो महाराष्ट्र का जो करेंट गवर्नमेंट है उसमें जो स्प्लिट हुई है शिवसेना पार्टी, जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को खोती हुई नज़र आई है, वो सब चीज़ के बारे में जजमेंट दिया है। तो वो दोनों जजमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे और उसके क्या लैकुना है, क्या कमियां हैं, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोनों जजमेंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक मत पाते हैं, एक एनिमस मत पाते हैं, एक जजमेंट के रूप में निकल के आती है एक तरीके से। क्या, तो यहाँ पे सीजीआई क्या बोलते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, यहाँ पे क्लियरिफाई कर देते हैं कि जो भी जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है वो क्लियरली इन सब चीज़ को बताते हैं। तो महाराष्ट्र जजमेंट की अगर बातें करी जाए तो यहाँ पे कंट्राडिक्ट क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ें अप्लाई हुई हैं दिल्ली केस में, यहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे रही हैं महाराष्ट्र वाले केस के जजमेंट में। तो क्या, तो ये अगर कोई भी डिसक्वालिफिकेशंस होता है तो आपको यहाँ पे बता दें वो डिसक्वालिफिकेशंस आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है, जो कि याद होना चाहिए। 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशंस कब आया था? 1985 में आया था, ये चीज़ें याद होना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शंस लॉ आपका 1985 10th शेड्यूल में मेंशन है। दूसरी जो बातें बोली गई हैं कि जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो इसी के अंतर्गत आती है और एंटी डिफेक्शंस लॉ की क्लेरिफिकेशंस भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देता है। तो दिल्ली की जो इशू थी वो आपको मैं बताया कि सिविल सर्विसेज के ट्रांसफ़र की, पोस्टिंग की बातों को लेके दिल्ली गवर्नमेंट सचेत हुई और सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को दिया है कि हाँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में वहाँ के ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, तो इसलिए उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पूरा हक है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। ये जजमेंट अपना देती है। तो यहाँ पे एडिटर अपने एंगल लेके आते हैं क्या, कि दिल्ली गवर्नमेंट एक यूनियन टेरिटरी है एक लेजिस्लेचर के साथ। यहाँ पे असेंबली है दिल्ली गवर्नमेंट में, जो कि किस आर्टिकल में आती है? तो ये आर्टिकल 239A क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और डिमार्केशन ऑफ द पावर स्पेल्ड आउट, जो भी पावर की डिमार्केशन करी गई है, डिवीजन करी गई है, वो इस आर्टिकल में करी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या स्टेट करता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, और यहाँ पे अकाउंटेबल टू द पीपुल। तो जो यहाँ पे बातें बोली गई हैं वो ये बोली गई हैं कि ये अकाउंटेबल टू द पीपुल हैं, इनका इलेक्शंस होके आ रहा है, इसलिए आप दिल्ली गवर्नमेंट में दे दीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट को ये पावर दे दीजिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं चीज़ें। लेकिन दूसरा एंगल एडिटर यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं? एडिटर ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स अकाउंटेबल हैं यहाँ मिनिस्टर्स को, तो अगर कहीं ना कहीं दिल्ली यूटी है आपकी यूनियन टेरिटरी और यहाँ के यूटी के अंदर में ही यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, तो ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं कैबिनेट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, और मिनिस्टर जो हैं अकाउंटेबल होंगे लेजिस्लेचर को, और जितने भी लेजिस्लेचर हैं वो अकाउंटेबल होंगे मास जनता को, इलेक्टोरेट को। तो ये चीज़ें कैसे ट्राईपार्टाइट जो लिंक बन रही है, 3 लिंक बन रही है, कैसे सही हो सकती है, इसी पे यहाँ पे ट्रिपल चेन पे यहाँ पे क्वेश्चंस उठा रहे हैं और सोचने की बात है। ये यहाँ पे पुनः एक बार विचार करने की बातें बोली जा रही हैं। कोर्ट जो है 10th शेड्यूल में यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस हैं लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी को लेके वो यहाँ पे बोल रही है। तो लेजिस्लेचर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंसेस को यहाँ देख लेते हैं। लेजिस्लेचर पार्टी किसको इंक्लूड करती है? सारे एमपी एमएलए को यहाँ पे इंक्लूड करती है बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी लेजिस्लेचर है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे जितने भी एमपी एमएलए हैं उनको इंक्लूड करती है। और इट डिटरमाइंड दैट पावर टू इशू डायरेक्शन वाज विद इन द पॉलिटिकल पार्टी नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी। जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसके पास पावर नहीं रहता है। ये किसकी बात बोली जा रही है? ये महाराष्ट्र की बातें बोली जा रही हैं। अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र में स्प्लिट हुई है उसको लेके यहाँ पे बात बोली जा रही है कि जो भी व्हिप पार्टी जारी करती है, स्पेशल ऑर्डर पार्टी जारी करती है, डायरेक्शन पार्टी जारी करती है। देखिए व्हिप से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो व्हिप क्या है? व्हिप जब भी कोई पार्टी का कॉन्फिडेंस चेक करता है कि इसको पावर में है कि नहीं ये पार्टी, तो वहाँ पे पार्टियों का व्हिप जारी करता है कि आप इसको वोट करिए। तो व्हिप
एक प्रकार से डायरेक्शंस है जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं, तो वो जो भी डायरेक्शंस जारी होगा उसके फेवर में वहाँ पे वोटिंग होती है। तो ये चीज़ें व्हीप हो गई। तो यहाँ पे यही चीज़ें बोली गई हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पास ये डायरेक्शंस है, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी के पास। तो लेजिस्लेचर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में हम यहाँ पे अंतर समझें। पॉलिटिकल पार्टी विशेष पार्टी हो गई और लेजिस्लेचर पार्टी यहाँ पे क्या हो गई, पूरी की पूरी एमपी एमएलए को लेके हो गई। तो जो पार्टी वहाँ जीत के आई है कहीं ना कहीं उसकी अहमियत को यहाँ पे दर्शा रहा है, क्योंकि जनता उसको, पीपल वहाँ पर की पीपल जो है वो चुनकर उसको लेके आई है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको इस सब चीज़ को समझ में आएगा अच्छे से। दूसरी जो चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो पर्सन इंचार्ज है पॉलिटिकल पार्टी को, वो वहाँ पे हु मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भले ना हो, ये यहाँ पे वुड कंट्रोल एवरी वोट ऑफ द एमएलए एमपी ऑफ देयर पार्टी। तो वो वहाँ पे अपने पार्टी का हर एक वोट उसको अपने डायरेक्शंस के हिसाब से दिलवाने का पूरी जिम्मेदारी रखता है, और उसी के आधार पे यहाँ पे कार्य होने चाहिए, उसी के डायरेक्शंस को फॉलो होने चाहिए, ऐसा जजमेंट दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं डिसक्वालिफिकेशंस को आधार यहाँ पे माना जाता है, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी यहाँ पे क्या दिखाती है कि जो चैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी की जो चैन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैन है कि कौन अकाउंटेबल है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर इज ऑन डेली बेसिस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम निकल के आई है कहाँ पे, आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं चली हैं। तो लेजिस्लेचर हैव टू ओबे द पार्टी डिक्टेट, यहाँ पे सिंपली बताई गई हैं। जो भी लेजिस्लेचर हैं, जो भी वहाँ के एमएलए एमपीज लोग हैं, उनको पार्टी के डिक्टेट को, पार्टी के डायरेक्शंस को मानना होता है, तभी जाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पे अकाउंटेबल होगी। इसके बाद बोली जा रही हैं कि अगर कोई भी इस सब चीज़ से रिफ्यूज करता है तो ये लैक ऑफ फ्रीडम, डिसीजंस लेने में दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम निकलती हुई नज़र आती हैं। तो ये क्लियरली बातें बोली गई हैं, क्लियरली वायलेशंस है सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, कोर सिद्धांत हैं, उसको कहीं ना कहीं हम तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ये कब आया था, आपका 1976 में आया हुआ था। ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं। 1992 के 5 बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रूल करता है। क्या पुराना केस को यहाँ पे कोट करके यहाँ पे बताने का प्रयास चल रहा है कि एंटी डिफेक्शंस लॉ डिड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1992 में यहाँ पे बातें बोली गई कि एंटी डिफेक्शंस लॉ जो है वो वायलेट नहीं करता है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। लेकिन यहाँ पे री एग्जामिनेशन ऑफ द इशू वुड रिक्वायर अ लार्जर बेंच। तो इसको लार्जर बेंच, 5 बेंच से कम 7 to 11 ऐसे बेंचेस को यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, और इसको री एग्जामिनेशंस करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये केस जो आया 1992 का, सुप्रीम कोर्ट का 5 बेंच जज जो यहाँ पे बैठे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपना बातें बोली, इसके आधार पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हो जाएंगी, जिसके कारण यहाँ पे बोल रहे हैं एडिटर कि इसको री एग्जामिनेशंस करने की ज़रूरत है। और जो महाराष्ट्र का जजमेंट आया, ये एक प्रकार से 7 जज बेंच यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। और स्पीकर की बातें करी जाए, जो स्पीकर अपने फाइनल डिसीजन देते हैं किस पे, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर इधर एमपी और एमएलए रिलेटेड टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज़ें होती हैं। और स्पीकर यहाँ पे क्या, रिमूवल के लिए यहाँ पे पिटीशन डाली गई थी। और किसके रिमूवल के लिए पिटीशन डाली गई थी, स्पीकर के, कहाँ के, महाराष्ट्र के स्पीकर के ऊपर ही उनको हटाने की पिटीशन डाली गई थी। इसके बावजूद वो कैसे हटा सकते हैं, और क्या ऐसी चीज़ें मेंशन है कहीं कि अगर उनको रिमूवल के लिए हम पिटीशन डाल चुके हैं, डिसक्वालिफिकेशन डाल चुके हैं यहाँ पे, तो क्या उनके ऊपर पावर है कि वो ऐसी डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसी सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बातें चली जाएंगी, और आगे बेंच हियर करेगा, सुनेगा, केस निकल के आएगी, तो आगे आपको सारी डिटेलिंग दी जाएगी।
नेक्स्ट जो बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, यहाँ पे कनाडियन जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर की है चाइना के डिप्लोमेट जिनका नाम है जो वो, तो ये न्यूज़ में आ गए हैं, इसलिए क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। इसको इम्पोर्टेंट समझ के आप याद रखिएगा। तो पर्सन नॉन ग्रेटा क्या होता है, यहाँ पे उसकी मीनिंग को हम समझेंगे। तो पर्सन नॉन ग्रेटा का मतलब होता है अनवेलकमिंग, यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो अनवेलकमिंग बातें बोली गई हैं, अनवेलकमिंग बातें बोल के यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई हैं। कहाँ पे, कनाडा में और चाइना में प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेके यहाँ पे इशू निकल के आया। तो चाइना अनाउंस किया है रेसिप्रोकल काउंटर मेजर बाय अस्किंग जेनिफर लिन लोलंडे। तो इनको ये चीज़ें काउंटर रिप्लाई दी गई है यहाँ पे। और दूसरी जो बातें बोली गई हैं डिप्लोमेटिक टाइज की, तो चाइना और कनाडा में जो है अनस्टेडी तरीके से यहाँ पे पास्ट फ्यू ईयर की अगर हम बातों को देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। टेंशन्स भी बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। G20 का रिसेंटली जो मीटिंग हुई इंडोनेशिया में लास्ट ईयर, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से विजिबल टेंशन्स के रूप में यहाँ पे दिखी है। तो कैसे इस सब चीज़ को डील करेंगे और चाइना को कैसे यहाँ पे डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू निकल के आया है कनाडा और चाइना में, और जो वो के स्टेटमेंट ने यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पे फिनेंशियल रेगुलेटर्स ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लाइबोर। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं इस स्टेटमेंट में, आपको स्टेट बेसिस में भी क्वेश्चंस लाइबोर से आए हुए हैं। तो इसलिए लाइबोर है क्या, तो लाइबोर एक ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तय करने के लिए जानी जाती है, और ये बैंक कितने रेट में अपने पैसों को बोरो करेगा उसके लिए जानी जाती है, ये उसी रेट को तय करती हैं। तो ये लाइबोर कहाँ की हैं, ये सीधे आपके लंदन इंटर बैंक मार्केट को रेगुलेट करती हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, लाइबोर कहाँ की है, तो ये आपके लंदन इंटर बैंक की चीज़ें हैं। तो लाइबोर का अगर पूरा फुल फॉर्म पूछे तो लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट यहाँ पे होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए अगर क्वेश्चन छोटा सा बन जाता है तो कंट्रोवर्सी क्या आई है जो ये न्यूज़ में आ गया है लाइबोर। अब कंट्रोवर्सी को हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी मैकेनिज़्म चली हैं, और ये इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी जो ऑनेस्टी है, कहीं ना कहीं वो फेड होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो रेट तय करता था कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके ये अपने रेट को तय कर देता था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे भी ये इन्फ्लुएंस करता था। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, और इसकी वजह से इस पे ट्रस्ट की बातें हैं, जो बहुत हद तक लोग अपने ट्रस्ट को इसके लाइबोर से शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लाइबोर पे ट्रस्ट करना बहुत दिक्कत की बात आज के डेट में होती चली जा रही है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। 2017 में इसके अल्टरनेटिव को खोजा गया, तो यहाँ पे देखा सिक्योर ओवरनाइट फिनांसिंग रेट SOFR। ये कहाँ की है SOFR, ये US की है, ये याद होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ सकता है। तो इसकी जगह SOFR को शिफ्ट कर लिया गया, इसकी रेटिंग को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया गया है। और दूसरी तरफ मॉडिफाइड मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट MMIFR को भी यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, जो कि पहले MIFOR था। तो इसकी भी कहीं ना कहीं उपयोगिता बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। तो ये जो रेफरेंस दिया गया है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है कि अगर रेटिंग ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगी आपके कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से तो कैसी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे छोटा सा एक न्यूज़ है, US के जो एम्बेसडर हैं एरिक ग्रेसिटी, वो शाहरुख खान से मिलने उनके रेसिडेंट्स पे पहुंचे। तो छोटा सा न्यूज़ है, आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो नाम याद होना चाहिए, यहाँ पे कहीं क्वेश्चंस अगर बन जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्दर्न इटली में हैवी वर्षा से 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि इटली कहाँ पड़ती है, आपके यूरोप में पड़ती है, किससे, मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर टच करती हुई नज़र आती है। प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको ये पेपराजी कार चेज में पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि एक कैटास्ट्रोफिक निकल के आई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल के आई है।
इमरान खान यहाँ पे इंडिपेंडेंस इंक्वायरी चाहते हैं, जो भी वायलेंस हुई मिलिट्री बेसिस में उनको यहाँ पे इंक्वायरी चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंटली। दूसरा जो एक यूएन का वेलकम हुआ है यहाँ पे, यूएन वेलकम न्यू डील, तो न्यू डील को यहाँ पे यूएन ने वेलकम किया है किस पे, कि जो भी यूक्रेन का ग्रेन है वो एक्सपोर्ट हो। यूक्रेन का ग्रेन, याद रहे यूक्रेन और रसिया दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीट वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, अगर गेहूं एक्सपोर्ट करने में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस और बैन लगा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की पॉपुलेशंस को इम्पैक्ट करती हुई नज़र आएंगी। इसीलिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल के प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है, एंटोनियो गुटरेस, याद रखिएगा क्वेश्चंस बन सकता है, इनका वेलकम किए हैं और इस सब चीज़ पे कहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड को इस सब चीज़ से फ़ायदा होगा और कम से कम दूसरी कंट्री को तो नुकसान नहीं होगा। तो अफ्रीका जो है इन कंट्रीज से, यूक्रेन रसिया इन कंट्रीज से, खास करके यूक्रेन से बहुत सारी व्हीट लेती थी, अब उसको कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आएगी। की एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं की क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है आपका वो उसके ऊपर न्यूज़ निकल के आया है। दोस्तों अगर आपको एक चीज़ें बता दूं, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ें पता होना चाहिए, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो ये क्लाइमेट चेंज कोई एक दिन का, एक महीने का, एक साल का, 5 साल का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। तो ये 50 ईयर 60 ईयर का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो अगर क्लाइमेट को रोकना है तो किसी भी स्टेट को, किसी भी कंट्री को एक साथ केवल आने की ही ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ग्लोबली चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। इसलिए पूरी ग्लोबल जो पृथ्वी के कंट्रीज़ हैं, सारे लोगों को यहाँ पे एक साथ आने की ज़रूरत है, तभी कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट प्रॉब्लम से आदमी जूझेगा, तभी इसको टैकल कर पाएगा, रिजॉल्व कर पाएगा। आज के डेट में बात बोली जा रही है तो कहीं ना कहीं हीट वेव लोगों को मारती हुई नज़र आ रही हैं, टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है, लोग सरवाइव नहीं कर रहे हैं, ड्रॉट आ रही है, फेमाइन आ रही हैं, फ्लड आ रही हैं। तो ये सारे क्लाइमेट के फैक्टर हैं। डिजर्टिफिकेशंस हो रही हैं, बहुत सारे लैंड डिफॉरेस्ट हो जा रहे हैं, फॉरेस्ट में फायर लग जा रही हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने क्लाइमेट को बर्बाद करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमें इसके लिए क्या समाधान है, तो सबसे पहले हमें एफॉरेस्टेशंस करने की ज़रूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें सस्टेनेबल यूज करने की ज़रूरत है, किसको, अपने सारे रिसोर्स को सस्टेनेबल यूज करने की ज़रूरत है। हमें कंजर्व और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने रिसोर्स को, तभी जाके हम कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमल यूज कर पाएंगे और अपने जनरेशन्स के लिए, जो आने वाली जनरेशन्स है उसके लिए हम रिसोर्स को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज रिसोर्स की कमियां होने वाली हैं, आने वाले समय में पीने के लिए भी सही प्रकार से वाटर नसीब नहीं होगा। इसलिए हमें अपने रिसोर्स को सही मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये बता रहा है कि आने वाले 5 सालों में भयंकर जो है हीट बढ़ने वाली है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बोली है। तो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लिमिट था वो कहीं ना कहीं 2/3 चांस ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर एक्सीडिंग, तो 2/3 यहाँ पे ग्लोबल चांस है एक्सीड करने के लिए। और कब से कब, तो यहाँ 2023 से 2027 तक बातें बोली गई हैं। तो देखते हैं कितने हद तक ये चीज़ें सही तरीके से डील होती हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बातें बोली हैं और जो कि आपको यहाँ पे न्यूज़ में बताई गई हैं। आगे बात हो रही है यहाँ पे क्वाड मीटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है कैंसिल किया है क्वाड मीटिंग इन सिडनी आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट पुल्स आउट। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे कैंसिल किया है क्वाड मीटिंग सिडनी में। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ए कौन है, एंथोनी अल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि रूल आउट किए हैं क्या, क्वाड समिट टेकिंग प्लेस इन सिडनी विदाउट प्रेसिडेंट
जो बिडेन, तो बिना प्रेसिडेंट जो बिडेन के यहाँ पे रूल आउट किया गया है। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के चलती हैं। G20 में बातें बोली जा रही हैं कि इसकी डिस्कशंस होंगी, जो होंगी वो आपको आगे बताया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी सारी डिटेलिंग आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट वॉट एवर आई अपलोड ओवर हियर यू विल गेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नोटिफिकेशंस सो दैट यू कैन वॉच इट ईजिली। तो आपको इस सब चीज़ का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल की एग्जैक्ट यहाँ पे डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, एनालिसिस के साथ दी जाती है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें मालूम रहे। और डेली करंट अफेयर, पीआईबी का न्यूज़ डाउन टू अर्थ, सारी डिटेलिंग अच्छे से यहाँ पे कंपाइल करके मैं यहाँ पे देता हूँ। तो जो भी न्यूज़ है, क्वेश्चंस है, सारी पीआईबी की और द हिंदू की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे देते हैं और उसकी डिटेलिंग को देते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।